अजीत पवार की बगावत के बाद एक नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है प्रफुल्ल पटेल। शरद पवार के राइट हैंड माने जाने वाले प्रफुल्ल ने आखिर उनका साथ क्यों छोड़ा? शरद पवार ने कुछ दिन पहले ही प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था, लेकिन वो अजीत पवार के साथ चले गए। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ये सारे सवाल प्रफुल्ल पटेल से किए इंडिया टीवी संवाददाता राजेश कुमार ने। देखिए प्रफुल्ल पटेल का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। शिवसेना यानी कि एकनाथ शिंदे का गुट और एनसीपी जो दावा कर रही है अजीत पवार के गुट की वही है असली एनसीपी, उन्होंने मिलकर सरकार बनाई। इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ प्रफुल्ल पटेल हैं, एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। सर, आप कार्यकारी अध्यक्ष तो हैं, लेकिन अध्यक्ष ने आज आपको पार्टी से निकाल दिया, आपको भी और तटकरे साहब दोनों को निकाल दिया। देखिए, पवार साहब के बारे में मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि मैं बिल्कुल कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, उनके कोई कार्यों पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। मेरे आदरणीय है, आज गुरु पूर्णिमा है, वो मेरे गुरु है, वो हमेशा रहेंगे, मैं उनको प्रणाम करता हूं। जहां तक ये पूरी प्रक्रिया जो अभी चल रही है, मैं इसके बारे में यही कहूंगा कि पार्टी का निर्णय है। पार्टी के एमएलएज हो, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हो, जो पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के वर्कर हैं, ये उनकी मंशा है और उसके आधार पर हमने ये निर्णय लिया है। मुझे याद है कि 2022 में जब एकनाथ शिंदे जी की सरकार बनी तो महाविकास आघाड़ी थी उस टाइम पर, जिस सरकार को गिरा के फिर उन्होंने ये बीजेपी के साथ सरकार बनाई। तब हमारे 51 एमएलएज जो उपस्थित थे, सारों ने ये मंशा व्यक्त की कि भाई हमने तो सरकार में रहना चाहिए, विकास के कामों में, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के डेवलपमेंट के कामों में हमको मदद होगी। और करीब करीब सभी एमएलएज ने, सारे मंत्रियों ने एक पत्र भी बनाया था और पवार साहब को रिक्वेस्ट की थी कि भाई हम लोगों ने अगर कोशिश करना चाहिए कि बीजेपी के साथ ये सरकार में अगर हम शामिल हो सके तो अच्छा रहेगा। कोशिश की गई, वो नहीं, वो खैर एक्सप्लोरेटरी बात थी, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई फैसला हुआ था, लेकिन मंशा जो थी, मतलब ये क्यों मैं कह रहा हूँ कि बार बार हमारे पार्टी के इस पूरी मतलब प्रक्रिया में, चर्चा में इस प्रकार का निर्णय लेना चाहिए, ये बहुत सारे लोगों के मन में ये बात रही है और उस तरह से हमने ये फैसला लिया है। बहुत सारे लोगों के मन में ये बात रही है। तो सर, कितने लोग थे जो आप लोगों के भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के फैसले के खिलाफ रहते थे? क्या सिर्फ पवार साहब या हैंडफुल लोग हैं, गिने चुने लोग हैं? कितने लोग हैं जो आप लोगों के फैसले के खिलाफ रहते थे? देखिए, महाराष्ट्र के लेवल पे तो कुछ चंद लोग ही हैं कि जो इस प्रकार की बात को मतलब विरोध करते थे, और वो भी विरोध करने के कारण कुछ और थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई आइडियोलॉजिकल विरोध था या कोई और बात थी, वो केवल विरोध था कि क्योंकि अब जयंत पाटिल साहब को अजीत पवार साहब का कुछ मतलब स्पर्धा रहती होगी या कुछ और लोगों की किसी और से स्पर्धा रहती होगी, ये सब इंटरनल बात है। आइडियोलॉजिकल बात कहाँ से आई? आइडियोलॉजी तो जिस दिन हमने शिवसेना के साथ 2019 में हमने जब सरकार बनाई तो शिवसेना तो पारंपरिक बीजेपी की पार्टी, सपोर्टिंग पार्टी रही है। बीजेपी से ज़्यादा उनके बल्कि सख्त मतलब आइडियोलॉजिकल व्यूज बहुत सारी चीज़ों पे रहे हैं। तो अब उनके साथ अगर हम सरकार बना सकते हैं तो बीजेपी के साथ क्यों नहीं बना सकते हैं? बात तो आइडियोलॉजी की थी नहीं, ये कुछ होता है नीचे। मैं पवार साहब की बात को अलग कर देता हूं, मगर बाकी के लोगों के जो प्रोसेस जो है उसमें चंद लोगों का कभी न कभी तो होता है, हर पार्टी में होता है, हर कुटुंब में होता है। कोई 100 में से 100 आदमी हर चीज को मान्यता देंगे ऐसा नहीं है, पर हमेशा कोई एक इंटरनल जो डेमोक्रेसी होती है उसमें ज्यादा करके जो लोग चाहेंगे उस तरह से फैसले होते हैं। बहुत कम लोग इस वक्त पवार साहब के साथ नजर आ रहे हैं। सुप्रिया सुले नजर आ रही हैं, अनिल देशमुख नजर आ रहे हैं और बहुत कम लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। इसमें जयंत पाटिल का रोल, जयंत पाटिल की वजह से अजीत पवार जो है वो बहुत दिनों से खफा थे। जयंत पाटिल को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाना था, वो नहीं हट पा रहा था। ये कितनी बड़ी वजह थी? अजीत पवार खुद प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते थे, अभी उन्हें मंशा भी जाहिर की थी। कितनी बड़ी वजह थी कि आप लोग इनके साथ आ गए, भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई? देखिए, ये मैंने इसीलिए कहा कि देखिए, अजीत पवार साहब ने कुछ दिनों के पहले षणमुखानंद हॉल में बम्बई में भाषण दिया।
उस भाषण में उन्होंने अपने ओर से व्यक्त की इच्छा कि भाई मुझे पार्टी का नेतृत्व करने दीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है कि पार्टी का चुनाव हुआ ही नहीं है महाराष्ट्र में। और जयंत पाटिल भी जो है वो तो एडॉक मेरी सिग्नेचर से वो पार्टी के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, वो कोई मतलब इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं है। तो वो कभी भी मतलब उनकी कोई भी एक्शन का कोई मतलब ही नहीं रहता है, उनका कोई मतलब वो कोई विधायकों को वो निष्कासित करने की बात करते हैं तो भी उसका कोई मतलब नहीं है, वो व्हिप अपॉइंट करे कुछ भी करे, क्योंकि वो खुद चुने नहीं गए हैं, प्रक्रिया हुई नहीं है। तो उस मीटिंग में अजीत पवार साहब ने यही कहा कि भाई मुझे इलेक्ट करो, मतलब उन्होंने ये मांग की कि मुझे इलेक्ट करो, मैं पार्टी का प्रेसिडेंट बनना चाहता हूं। मतलब वो सारे जो लोग थे उनके सामने अपील की उन्होंने। क्या कोई डेडलाइन भी दिया था, कोई टाइमलाइन दिया था? जो नहीं पूरा हुआ तो उसके बाद उन्होंने जो जिनके साथ जाना था वो चले गए? भाई देखिए, महाराष्ट्र में चुनाव की प्रक्रिया तो ये कब की हो जानी चाहिए थी, और ये मतलब लगातार पिछले 2-2.5 साल से ये चुनाव की प्रक्रिया को टाला जा रहा है। और इस वजह से मैंने कहा कि जब तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 साल के बाद जो चुनाव होने चाहिए हुए ही नहीं है महाराष्ट्र में। खाली केवल कागज पे भी चुनाव होते तो भी मैं समझ सकता हूं, वो भी नहीं हुए हैं। तो इसलिए हमारी यहाँ पर पार्टी को मजबूत बनाना, पार्टी के चुनाव का मतलब क्या होता है, पार्टी जीवित है, मतलब पार्टी अच्छा काम कर रही है, इसके लिए अजित पवार साहब ने वो बात वहां पर रखी। 1 जुलाई का उन्होंने टाइम फ्रेम दिया था कि 1 जुलाई तक आप फैसला लीजिए प्रदेश अध्यक्ष का, नहीं तो फिर हमारी राह अलग होगी। हाँ, क्योंकि वो चुने हुए अध्यक्ष नहीं है, वो खाली मनोनीत अध्यक्ष है और मेरी साइन से हुए हैं। तो इसलिए उन्होंने खाली ये कहा था कि भाई इस प्रक्रिया को जल्दी करिए ताकि आगे बढ़े। कुछ उसके बारे में अगर जल्दी कोई फैसला होता तो अच्छी बात होती। गुरु पूर्णिमा आज है, 1 दिन पहले गुरु को आप लोगों ने जो तोहफा दिया, और गुरु भी ये कह रहे हो वो आपसे ज्यादा खफा है, आपसे और सुनील तटकरे साहब से ज्यादा खफा है कि आप लोगों को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, जनरल सेक्रेटरी बनाया, और आपने इस तरीके से उन्हें धोखा दिया, जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। नहीं, मैं देखिए फिर से पवार साहब मुझे जो भी कहेंगे वो मैं स्वीकार कर लूंगा, उसका उत्तर मैं नहीं दूंगा। मैं उन्होंने, गुरु ने जो भी कहा, जो शब्द का भी इस्तेमाल किया, उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है और न दूंगा। मैं इतना ही कहूँगा कि हमने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है, हमने भी हमारे जीवन में उनके साथ हमेशा अच्छे एक नज़रिए से, अच्छी भावना से और ईमानदारी से काम करने की कोशिश की है। उन्होंने भी हमारे पे बहुत कृपा की है, ऐसा नहीं है कोई, ऐसा मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं उनके जो भी सौजन्य में रहकर केवल हमने कुछ किया, नहीं, उन्होंने हमने किया उससे ज़्यादा किया है। लेकिन कभी कभी कोई फैसले ऐसे वक्त पे पार्टी के इंटरेस्ट में भी लेने चाहिए, जो देश के इंटरेस्ट में भी हो, स्टेट के इंटरेस्ट में भी हो। आज देखिए, मोदी जी जिस तरह से बाखूबी से देश को चला रहे हैं और जिस तरह से हमारे देश में विकास हो रहा है, जिस तरह से आज पूरा विश्व भारत के प्रति एक अलग नज़रिए से देखता है, तो ये सारी बातें भी कहीं ना कहीं मिला जुला कर भी तो हमको देखना पड़ेगा। और जहाँ विपक्ष की बात है, मैं पटना गया था, मैंने देखा था पटना में क्या हालत थी। सब लोग ठीक है बैठ जाए कमरे में, मगर एक कमरे में बैठने से कुछ, वो आप कैसे उसको कार्यान्वित करेंगे? इस देश ने बहुत मतलब मिली हुई जुली सरकारें देखी है। वहाँ शुरू मोरारजी भाई देसाई से लेकर चरण सिंह से लेकर विश्वनाथ प्रताप सिंह साहब से लेकर चंद्रशेखर जी से लेकर देवेगौड़ा और आई.के. गुजराल, ये सब देखिए ना सरकारें। और कोलिशन की, जैसे हम यूपीए में सरकार में थे, वो अच्छी सरकार क्यों चली? क्योंकि कांग्रेस तब मजबूत थी, 150 सीट पहली बार थी और 64 एमपीज लेफ्ट पार्टीज के बिन शर्त सपोर्ट कर रहे थे। दूसरी बार कांग्रेस की ही 206 सीट आई, तो वो एक अलग बात है। जब तक कोई पार्टी के पास 150 सीट ना हो, वो बाकी की पार्टियों को जोड़ेगी कैसे? और अगर 10, 20, 25, 30 एमपीज चुनकर आने वाली पार्टियों का आप अगर कुनबा जोड़ोगे, कौन उसका नेतृत्व करेगा? रोज अलग अलग मांगे खड़ी हो जाएगी, रोज लड़ाइयाँ झगड़े हो जाएंगे, लोगों को भी विश्वास नहीं होगा। भारत की जनता भी आजकल ऐसी नहीं है, समझदार है, वो भी देखते हैं कि कौन, हम किसको वोट दे रहे हैं। अगर इसको वोट देकर अगर हमारी सरकार 5 साल अच्छी हमके देश के लिए काम करेगी, देश की सुरक्षा के लिए काम करेगी, क्योंकि देश के चारों ओर हमारे आक्रामक परिस्थितियां हैं, तो ये सारी चीज़ों को देख के जनता भी फैसला सोच समझ के करती है। तो इसलिए हमने भी जो आज निर्णय लिया है, पार्टी के भी इंटरेस्ट में लिया है। राहुल गांधी तो लगातार कह रहे हैं, जो उस विपक्ष
की मीटिंग में शामिल भी थे, वो लगातार ये कह रहे हैं कि जो मौजूदा सरकार है केंद्र में, प्रधानमंत्री जो है वो नफरत की दुकान चला रहे हैं और मोहब्बत की दुकान हर जगह खोलते चल रहे हैं और इस वजह से वो चुनाव भी जीत रहे हैं। देखिए, अब ये तो सब मुहावरे तो सभी पार्टियां देती हैं, इसलिए मैं तो कुछ नहीं कहूँगा उसके बारे में। इतना ही कहूँगा कि विकास इस देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इस देश में अभी भी गरीबी है, देश में अभी भी बहुत सारे और प्रॉब्लम्स हैं, अभी भी इस देश में मतलब सुधार बहुत हुए हैं, मगर इतना बड़ा 140 करोड़ के लोक संख्या का देश है, तो सारी समस्याओं के लिए स्ट्रांग, अच्छी, स्टेबल सरकार मिलेगी। जैसे अभी 9 साल तक हम देख रहे हैं, आगे भी अगर निश्चित जिस तरह का माहौल है, मोदी साहब फिर जीतेंगे, तो वो सब बातों को लेकर लोगों के लिए भी सोच बनती है और देश के भलाई के लिए काम होता है। क्यों आपको लगा, उस मीटिंग में आप शामिल थे सर, आप शरद पवार भी गए थे, सुप्रिया सुले भी गई थी, क्यों आपको लगा कि ये जो विपक्षी एकता है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी, ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी? क्या हुआ उस मीटिंग में सर? ऐसा मुझे नजर भी आ रहा था। कांग्रेस भाई अपने आप को सबसे बड़ा दल मानती है भी, हमारे को कोई कांग्रेस के बारे में टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन आज वो कांग्रेस भी तो नहीं है ना जो कांग्रेस पहले थी। वो कांग्रेस अगर वो होती जो एक जमाने में थी तो बात अलग है, आज वो कांग्रेस भी नहीं। सारे लोगों को अगर आप देख लो तो कोई ऐसा इंस्पायरिंग माहौल नहीं नजर आता था। कोई दिल्ली के ऑर्डिनेंस के बारे में आपस में नोकझोंक हो रही है, कल यूसीसी का मामला आएगा तो उसमें ही अलग अलग, कोई आप पार्टी ने ऑलरेडी फैसला कर लिया, कोई दूसरा बोल रहा है, कोई तीसरा बोल रहा है। तो ऐसी सारी परिस्थितियों में आप आज से ही लोगों को कॉन्फिडेंस कैसे आप बिल्डअप करोगे? और कितने स्टेट ऐसे हैं कि कितना भी ये बोले पर आपस में इनका तालमेल करना बहुत मुश्किल होने वाला है। वापस महाराष्ट्र पे आते हैं सर, और आप लोगों ने जो नई सरकार बनाई है उस पे आते हैं। कब से ये बातचीत का दौर जो है वो चल रहा था? क्या 2019 से चल रहा था या पिछले साल से चल रहा था या हाल फिलहाल के दिनों में शुरू हुआ? नहीं, देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा कि इसकी पेशकश होते रही। मैं ये नहीं कहूँगा कि फैसला हुआ या कोई ऐसी बात हुई, लेकिन साथ साथ में ये भी तो सोचना पड़ेगा ना कि ये पेशकश होते रही तो पार्टी के भीतर ही होते रही। और जैसे मैंने आपको 2022 का एक कहा कि एमएलएज ने तो सबने खुद होके बोला। ये बात जरूर है कि उस टाइम पे बीजेपी को हमारी या एकनाथ शिंदे जी साथ में होने की वजह से शायद ऐसा लगा हो कि नहीं, मगर अब हो सकता है कि आज की परिस्थिति में उनको भी लगा होगा कि और सशक्त बनाए इस सरकार। पवार साहब सुप्रिया सुले की बात सुन के आप लोगों के प्रस्ताव को नकार रहे थे, जयंत पाटिल की बात को सुन के नकार रहे थे, या अपना उनका जो इमेज है सेक्युलर छवि, उसको लेके आप लोगों की बात को नकार रहे थे? क्योंकि मेजोरिटी अगर साथ में बीजेपी के साथ जाना चाह रही है तो आखिर क्यों आप लोगों की बात को वो मना कर रहे हैं? देखिए, मैं फिर पवार साहब के कोई भी फैसले या उनकी सोच के बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा। सिर्फ सेक्युलरिज्म की जो आपने एक बात की, तो मैंने पहले ही कहा ना कि अब अगर हम शिवसेना के साथ काम कर सकते हैं तो फिर बीजेपी के साथ काम क्यों नहीं कर सकते? और यही पार्टी के लोगों में आपस में भी यही चर्चा होती थी और उसी के आधार पर ये फैसला लिया गया है। सुप्रिया सुले भी कल आई आप लोगों को मनाने, एक बार नहीं दो बार आई वो, उनको भी साथ लेने की कोशिश आप लोगों ने की, आप या वो आप लोगों को समझा रही थी कि नहीं आप लोग यहाँ पे रहिए? हुआ क्या? भाई देखो, मैं तो चाहूंगा कि पूरा हमारा परिवार एक बने रहे और अच्छे से एक दूसरे के साथ, और पवार साहब का वरद हस्त हमारे सबके ऊपर रहे। अभी भी देखिए, कोई घटना कल ही हुई है, हो सकता है कि सबको एक प्रकार की एक अच्छी सोच बन के फिर से काम करने का मौका मिले। हम तो यही, मेरे जैसा आदमी तो यही चाहेगा और कोशिश भी करेगा। उसमें क्या है, आखिर अगर कोई निर्णय लिया है और अच्छे विचार से और अच्छे एक माहौल में लिया गया है तो क्यों नहीं उसको सबने मिलकर स्वीकार करना। मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि दिक्कत कहाँ पे आ रही है, किस बात पे मान नहीं रही हैं सुप्रिया सुले या शरद पवार? जब आप लोग सब इतने 24 साल से उस पार्टी के साथ में है, पार्टी को आप लोगों ने सींचा है, आप शरद पवार के एक तरीके से परछाई थे, जहां वो जाते थे आप वहां मौजूद रहते थे, तो आप लोगों की बात वहां पे सुनी क्यों नहीं जा रही है? देखिए, होता है, हर चीज का मेरे पास जवाब नहीं होगा, मगर मैं यही कहूँगा ना, इसीलिए तो मैंने कहा कि मैं अभी भी चाहूँगा और मैं कोशिश भी करूँगा कि सब लोग मिलकर एक अच्छे वातावरण में हम लोग कोई एक दूसरे के साथ फिर से काम करें और इसमें कोई खराबी ना हो, दुरावा ना पैदा हो, इसके लिए मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। और मैं चाहूँगा कि वो भी कोई थोड़ी बात हमारी भी पॉइंट ऑफ व्यू को समझ के उसको स्वीकार करें।
पिछले 2-3 सालों से महाराष्ट्र में हम देख रहे थे, एनसीपी की अगर बात करें तो अजीत पवार को हर चीज़ में आगे कर दिया जाता है। मान लीजिए जैसे कि फडणवीस साहब के साथ उन्होंने पहली बार जब सरकार बनाई, या इस बार भी जब शरद पवार साहब ने इस्तीफा दिया तो मंच से अकेले उस इस्तीफे का समर्थन करने वाले अजीत पवार थे, लेकिन अगले ही दिन वो, और ये भी बताया पवार साहब ने कि उन्होंने अजीत पवार को इस बारे में बताया भी था, अगले दिन फिर इस्तीफा वापस ले लिया और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो नजर नहीं आए। तो एक ऐसी भावना, एक ऐसा इमेज तैयार होता कि उनको आगे कर दिया जा रहा है और फिर पीछे से हट जा रहे हैं, यानी कि इमेज डेंट करने की कोशिश अजीत पवार की उनके ही पार्टी के द्वारा की जा रही थी। अब क्या हो रहा था वो परिवार की बात है, इसलिए मैं कोई उसमें मैं बात नहीं करता, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि वो फैसला निश्चित फैमिली में ही लिया गया था। हमें किसी को भी उसके बारे में जानकारी नहीं दी गई थी, और इसलिए नहीं कि कोई मेरे जैसे आदमी तो नज़दीक होने के बाद कोई छुपाई जाती है, लेकिन एक हो सकता है कि भाई एक फैमिली में बातचीत हो गई और ये भाई चलो अब साहब ने रिटायर होना या जो भी कुछ उन्होंने लिखा हुआ भाषण जो पढ़ा उस दिन, उसमें ही लिखा था कि मैं ये संस्था ये वगैरह वगैरह देखूंगा और मैं रिटायर होना चाहता हूँ, और हम कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी कि एक कमेटी बनाइए और आप अपनी अगले व्यक्ति की चॉइस कर लीजिए। खैर वो हमारे कोई किसी की भी, मैं आज भी कह रहा हूँ, किसी की भी मंशा नहीं कि शरद पवार जी का नेतृत्व हमको स्वीकार नहीं है, किसी के भी मन में ये नहीं है कि शरद पवार जी हट जाए, बिल्कुल नहीं। और वो जो बात हुई, अब अजीत पवार साहब देखिए एक बात है, उनका स्वभाव भी जो है ना वो बहुत स्पष्टवादी है। महाराष्ट्र में उनकी पहचान ही उसके बारे में, दादा मतलब बात का पक्का, और दादा जो भी है हाँ बोलेगा तो हाँ, ना तो ना, नहीं होने वाला काम वो डिप्लोमेटिक नहीं जवाब देते हैं। वो राजनीति में कई बार नहीं, हम बोलते हैं नहीं देख लूंगा कर लूंगा, ये बोलेंगे नहीं नहीं होता तो नहीं, और हाँ तो हाँ। ये है, थोड़ा हर एक का स्वभाव होता है। इसलिए उस दिन की जो घटना में अजीत पवार थोड़े वैसे नजर आए कि थोड़ा मतलब ये कुछ और तरह से उनका एक इमेज बनाया जाए। मैं नहीं सोचता हूँ कि किसी ने भी जानबूझ के ऐसा कुछ किया होगा, लेकिन जरूर एक बात तो पक्की है कि वो निर्णय जो फैमिली में हुआ था उसमें अजीत पवार साहब को साथ में उन्होंने इन्वॉल्व किया था, इसलिए अजीत पवार को मालूम होने की वजह से उस तरह की भूमिका वो वहां पर निभा रहे थे। सर बात बहुत दिन से आप लोगों की चल रही थी, कोशिश भी कर रहे थे, वो कहते हैं ना सर कि लास्ट नेल इन द कॉफिन, अभी क्या वो मौका आया या क्या ऐसा घटनाक्रम हुआ जिससे आप लोगों ने फैसला किया कि अब बस अब हमें जाना ही जाना है, बहुत कोशिशें हो गई, अब फैसला लेने का? नहीं, काफी लोग, मैंने कहा ना आपको कि ये तो एक साल पहले सारे एमएलएज ने बोला है, कोई अभी की बात नहीं है। और ये बात मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं है, उस फैसले के लिए कि जाना चाहिए, साथ में कोशिश करना चाहिए। इसमें जयंत पाटिल से लेकर हर व्यक्ति उस टाइम पे कह रहा था भाई सत्ता साथ में रहनी चाहिए, काम होते हैं, विकास होगा, हम हमारे स्टेट का कॉन्स्टिट्यूंसी का भला कर सकते हैं। तो ये कोई देखिए, अब कोई वक्त का कोई क्यों इसी वक्त ऐसी कोई बात नहीं है, चल रहा था ये सिलसिला और उसके वजह से कोई फैसला हुआ, ये बात सच्चाई है। 2 छोटे सवाल और मैं लूंगा सर, कितने विधायक, कितने सांसद, कितने विधान परिषद के लोग इस वक्त आपके साथ? भाई देखिए, सारी मेजॉरिटी, अच्छी मेजॉरिटी इस फैसले के साथ है, इसलिए कोई भी इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है कि ये कोई फैसला ऐसे ही हो गया कि लोग नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे विधायक हो, पार्टी के नेता हो, पार्टी के वर्कर हो, मेजॉरिटी लोगों का ये व्यू और उसी व्यू के आधार पर कल फैसला लिया है। संजय राउत कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और अजीत पवार साहब को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, कि ये बात भी हुई है आप लोगों की? बिल्कुल हमारी कोई इस बारे में बात नहीं हुई है, और ये बात अब ये तो ठीक है, हमारे राउत साहब बोलते हैं तो ठीक है, उनका आकलन हो सकता है, लेकिन मैं बिल्कुल कहूँगा कि ऐसे कोई हमारी बात नहीं हुई है। हम जो हमारा जो फैसला है और हमारा अजीत पवार साहब जो डिप्यूटी सीएम बने हैं, हम उस आधार पे पार्टी और गवर्नमेंट मिलकर काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री बनने जा रहे हैं सर? बिल्कुल मेरी कोई बात नहीं है, ना हमारी पार्टी की कोई बात हुई है, ये तो अब सब आकलन लगाए जाते हैं इधर उधर से, हमने कोई मांग नहीं रखी है ना बात की है। शामिल तो हो रहे हैं ना केंद्र सरकार में? नहीं, हम एनडीए में, अब सरकार में आए मतलब एनडीए में आए, अब एनडीए तक हमारी पार्टी साथ में है, अब बाकी की बातों में कोई हमारी चर्चा नहीं हुई है।
हम जरूर अच्छे काम, और मैं तो कहा ना आपको कि मोदी जी के नेतृत्व में सबको, हमको भी व्यक्तिगत भी लगता है कि भाई विश्वास पार्टी को भी लगता है और हमको भी लगता है कि भाई देश का विश्वास उनके साथ है, वो अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा नेतृत्व भारत को मिला है, बहुत सालों के बाद मिला है। उस नेतृत्व को हमने खुले दिल से और अच्छे एक मन से हमने साथ देकर उनके कंधे से कंधे मिलाकर काम करने की कोशिश करें। एकनाथ शिंदे के साथ जमेगी, क्योंकि वो जब पार्टी से अलग हुए थे तो अजीत पवार एनसीपी के बारे में उन्होंने कहा था कि उनकी वजह से फंड नहीं हमें मिल पाता, इसलिए हम अलग हो गए। भाई साहब, ये सब ऐसे प्रश्न इसलिए मत पूछो कि राजनीति में आप अगर 25 साल का रिकॉर्ड निकालोगे तो किसने क्या किसके खिलाफ में बोला और कौन किसके साथ बैठा है, इसकी आप किताब भी बनाओगे तो कम पड़ेगी। तो इसलिए ये सब बातें मैं कहूँगा कि राजनीति में कुछ संभावनाओं के साथ भी चलना पड़ता है। विरोधी पार्टी में जब रहते हो तो आप बोलने के लिए भी, या सत्ता में रहते हो तो विरोध के बारे में ये बोलने की ये एक परंपरा चलते आई है। कोई ऐसा नहीं है कि आज कोई नई बातें हैं। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया इंडिया टीवी से बात करने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।